ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम प्रोफेसर काशिफ महमूद। आज हमारा जो बेसिक इंग्लिश का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द कोर्स आउटलाइन जी। कोर्स आउटलाइन जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अभी आपको इसका हैंडआउट भी मिल जाएगा बना हुआ, लेकिन आपके माइंड में ये कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए जी। ये हमारा 6 वीक्स का कोर्स है जी। आउटलाइन हमारा ये जो हमारा प्लान है, कोर्स प्लान है, ये 6 वीक्स का है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे, जो जहाँ से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जी जो होती है कि व्हाट इज सेंटेंस। लोगों को इसकी समझ ही नहीं होती है, लिखने हम शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली सेंटेंस का पता नहीं होता है। उसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस के अंदर कहाँ कैसे यूज करते हैं और किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और फिर इसी लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोग प्रेसी राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को जिस चीज की बुनियादी तौर पर बेसिकली जरूरत होती है या नीड होती है, वो होती है फ्रेजेस, द यूजेस ऑफ करेक्ट फ्रेजेस एट करेक्ट प्लेस। ठीक है जी। तो हम इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा वो व्हाट इज फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस और क्लॉज। एक फ्रेज को सेंटेंस और क्लॉज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये उसका दूसरा पार्ट होगा। यानी बेसिकली हमारे 2 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर में हम सेंटेंस करेंगे, दूसरे लेक्चर में यानी कल जो हम फ्रेजेस के ऊपर वर्क करेंगे। जब ये 2 बेसिक काम कर लेंगे उसके बाद फिर हम मूव करेंगे जी जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा। ये सेकंड लेक्चर का मतलब जितने लेक्चर मैं बोल रहा हूँ वो तमाम लेक्चर 2-2 लेक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट करते होंगे। राइट हो गया जी। तो लेक्चर नंबर 2 का मतलब है लेक्चर नंबर 3 और 4। राइट हो गया जी। तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर होगा। सबसे पहले ये जो हम जब करेंगे ना सेंटेंस, उसके अंदर मैं बेसिकली आपको सब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट भी उसी के अंदर डिस्कस कर दूंगा। और जब हमारी बेस बन जाएगी तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है जी। वो करने के बाद फोर्थ लेक्चर भी हमारा उसी में होगा, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का होगा। ठीक है जी। और उसके बाद लेक्चर नंबर जो हमारा 4 होगा वो हम करेंगे पंक्चुएशन के ऊपर जी। लेक्चर नंबर 4 हम पंक्चुएशन के ऊपर करेंगे। राइट जी। तो जरा आहिस्ता बोलिए जी। तो जो लेक्चर होगा जी पंक्चुएशन के ऊपर, फिर हम प्रोनाउन पे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोनाउन के ऊपर होगा जी। प्रोनाउन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट अग्रीमेंट क्या होगा, फिर हम उसकी करेक्शन करेंगे सेंटेंसेस के अंदर प्रोनाउन को किस जगह पर प्लेस करते हैं और उसका रोल क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो प्रोनाउन के करेक्शन रूल्स का होगा। नेक्स्ट वन जी फिर हम प्रेपोजिशन के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है जी। और जो वन पेपर वाले लोग होते हैं उनके लिए भी, जिन्होंने वन पेपर करना होता है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम जब देखेंगे तो पहला जो पॉइंट हम प्रेपोजिशन में डिस्कस करेंगे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्चुअल यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन। ये नहीं है कि हम उसको क्रैमिंग के थ्रू प्रेपोजिशन को समझेंगे। हम सबसे पहले प्रेपोजिशन को क्या करेंगे जी, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे कि प्रेपोजिशन है क्या, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं। यानी बेसिकली तो प्रेपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना जी, तो पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कंबाइन होके आते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन की जो कॉम्बिनेशन है किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कंबाइन होके मिलता है, वो हम देखेंगे जी। ठीक है। फिर टाइप्स, फिर करेक्शन ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बड़ा पॉइंट, मजे का पॉइंट है इसके अंदर जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि सम टाइम प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन नहीं होती है, प्रेपोजिशन एडवर्ब बन जाता है। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे होता है, किन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम उसे देखते हैं। हाँ, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करेंगे। जब हम प्रेपोजिशन को समझ
समझ लेंगे तो फिर हम फ्रेजल वर्ब्स को भी इसके साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब होता है ना जी। तो अगर हमें प्रेपोजिशन की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम प्रेपोजिशन फिर हम फ्रेजल वर्ब भी सही नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर हम उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। फिर हम मूव करेंगे वोकैबुलरी के ऊपर। 2 लेक्चर हमारे होंगे, व्हाट इज वोकैब, टाइप्स ऑफ वोकैब, और हाउ मेनी टेक्निक्स वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड अनयूजुअल वोकैब। ठीक है जी, ये 3 हमारे ये 2 लेक्चर्स के अंदर हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। फिर जब हम डिस्कस कर लेंगे तो डेली बेस पर आपकी एक एक्टिविटी हुआ करेगी। ठीक है, आपको एक पेज मिलेगा, वो वोकैब आपने प्रिपेयर करके लानी है और यहाँ उसकी हम एक्टिविटी में रिवीजन किया करेंगे। ठीक है जी, और ये जितनी भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन सब के नोट्स होंगे। ठीक है जी, वो आपको मिलेंगे और साथ में आपको जो है वो असाइनमेंट्स मिला करेंगी। एक क्लास के अंदर सॉल्व करनी होगी, एक आपने होमवर्क के तौर पर साथ लेके जानी होगी और वो आप करके लाया करेंगे। और इसके बाद जी वोकैबुलरी के बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वर्ब। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी, हमारी असल में वर्ब अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हो पाती है। ठीक है जी, जब अगर आपकी वर्ब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ना तो आप स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने के लिए आप पोजीशन में आ जाते हैं। 3 तो चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो आपको सेंटेंस मेकिंग आ जाती है। ठीक है जी, ये फिर हम वर्ब करेंगे। अच्छा, वर्ब जब हम करेंगे यहाँ इस क्लास में तो वर्ब आपको एक नए एंगल से करवाया जाएगा। वर्ब हम इस तरह से करेंगे कि बेसिकली वर्ब क्या है, फिर वर्ब से एक टर्म राइट होती है जिसे हम कहते हैं वर्बल। फिर हम देखेंगे व्हाट इज वर्बल। वो होता ये है कि कुछ वर्ड्स हमें नजर आते हैं जो वर्ब होते हैं लेकिन वो बेसिकली वर्ब होते नहीं है, वो नाउन में या एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो नाउन में किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम वर्बल कहते हैं। उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। फिर हम जेरेंट को बड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम पार्टिसिपल को पढ़ेंगे, उसका यूसेज क्या होता है सेंटेंस के अंदर। अगर ये दोनों चीजें आएंगी तो किस प्लेस पर आएंगी। ठीक है जी, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये हम वर्ब को इस तरह से करेंगे। और फिर कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब एक टॉपिक होता है, वो हम करेंगे, यानी चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है ना, वो कैसे चेंज होती है और उसको किस तरह से किया जाता है और उसके चेंज होना क्यों जरूरी है। ठीक है जी, ये सारी टाइप्स। और फिर ऑलमोस्ट जो वर्ब की टाइप्स हैं, ठीक है जी, हमारे पास तकरीबन हम 21 टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे। 21 टाइप्स ऑफ वर्ब्स करेंगे। ठीक है जी, कि ये कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं वो सारे 1 बाय 1 विद नेम और आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा उसको खोल के कि ये वर्ब क्या करता है, ये वर्ब क्या होता है, इसको हम कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीजें फिर हम इसकी करेक्शन पर वर्क करते हैं। ये हमारे मैं आपके साथ आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद जी फिर हम इसके वर्ब करेक्शन के रूल्स करेंगे जी। ठीक है, हम एडजेक्टिव पे मूव कर जाएंगे। वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है जी, पहले एडजेक्टिव करेंगे फिर एडवर्ब पे मूव करेंगे। एडजेक्टिव में हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, फिर करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव। ये बड़ा लेंथी टॉपिक होता है, इट्स नॉट एन इजी टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद एडवर्ब है, इसी तरह हम एडवर्ब को देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखेंगे, फिर प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब बहुत जरूरी होता है। ठीक है, असल में एडवर्ब के मोस्ट प्रोबेबली जो एरर्स होते हैं ना वो इसकी प्लेसमेंट से बिलोंग करते हैं, वो हम देख लेंगे। और फिर करेक्शन ऑफ एडवर्ब आ जाएगी। उसके बाद एडवर्ब करने के बाद फिर हम जो है वो टेंसेस की तरफ मूव करेंगे। टेंस क्या होता है, टेंसेस के ऊपर वर्किंग करेंगे और टेंस को मैं 2 तरीकों से करवाऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं जी। तो एक ही लेक्चर में हम 2 डिफरेंट एंगल से टेंसेस को करेंगे और टेंसेस के साथ हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी स्पीचेस को हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी, और फिर इसके बाद आ जाएगा जी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टेंसेस के बाद वो होगा व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है जी, पैराग्राफ राइटिंग है, यहाँ से हम एडवांस लेवल पे शिफ्ट कर जाएंगे। ये बेसिक करने के बाद फिर हम एडवांस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। उसमें जो पहली चीज होगी वो होगी पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। पैराग्राफ राइटिंग के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे जी कि व्हाट इज पैसेज और व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद आ जाएगा जी प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग के ऊपर लेक्चर होगा। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मूव करेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन पे मूव कर जाएंगे। और उसके बाद 1 वीक हमारी प्रैक्टिस ड्रिल चलेगी
तीनों चीजों को लेके, ठीक है जी। और टिल एग्जाम्स आप लोग इवैल्यूएशन के लिए यहाँ आते रहेंगे, काम करके चेक करवाते रहेंगे, जब तक आप हमारे साथ अटैच रहना चाहेंगे अटैच रहेंगे, टिल एग्जाम्स आपकी वैल्यूएशन की होगी। ओके हो गया जी। ये बेसिकली हमारा है जो स्ट्रक्चर जी, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, इसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक हो गया जी। आइए जी आगे। ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी जी ये हमारा लेक्चर 1 है। व्हाट इज सेंटेंस? बेसिकली सेंटेंस है क्या, इसके ऊपर हमारा लेक्चर है। अगर आप लोगों से मैं फीडबैक लूं, पूछूं कि सेंटेंस क्या होता है, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन इट? क्या होता है सेंटेंस? जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस है, ठीक है जी। इसी को हम क्या कह देते हैं, चलें इसी एक सिंपल डेफिनेशन के साथ हम कह देते हैं जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called sentence. हम ये दो चीजें डिफाइन कर लेते हैं जी। एक हमने डेफिनेशन कर ली, जब हमने इसको डिफाइन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम क्या देखते हैं जी, वो हम देखते हैं जो मैंने लिखा था जी, अभी आपको बताया भी था, व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? आमतौर पर अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ ये हमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है जी, SVO, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन चीजों को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं बेसिकली। आमतौर पर ये कहा जाता है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके जी, राइट। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम लेते हैं तो मुझे आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जिसे हम वर्ब कहते हैं, अगर हम इसको देखें, वर्ब तो एक्शन होता है, ठीक है जी। वर्ब तो एक्शन होता है। अगर वर्ब एक्शन है, इसका मतलब इस फॉर्मूला के तहत जो सेंटेंस बनेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस हम मेक करेंगे, उसके अंदर एक्शन का होना जरूरी है। अंडरस्टैंड? जैसे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं जी, हम कहते हैं अली प्लेज क्रिकेट। ये हम एक छोटा सा सेंटेंस हमने बना लिया। अब ये अली जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और प्लेस जो है वो वर्ब एक्शन है। फिर आ गया जी क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो किस प्लेस पर पड़ा हुआ है? वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर पड़ा हुआ है, यानी ये एक्शन रिसीव करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब ये तो आम तौर पर जो स्ट्रक्चर बताया जाता है उसकी हमने बात कर ली। अब मैं एक स्ट्रक्चर लिखने लगा हूं। मैं कहता हूं जी सब्जेक्ट प्लस, मैं इसके बाद लिख रहा हूं जी वर्ब, और वर्ब के बाद मैं लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एक स्ट्रक्चर ये होता है। ये वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी, जिसमें वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है? ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से लेते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से मेकिंग होती है? क्या ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी एक्शन होता है जिन सेंटेंसेस के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट लेके आते हैं? सबसे पहले जी ये जो जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट इज डूअर, ठीक है जी, एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, या जो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट बनती है कि आमतौर पर सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, सब्जेक्ट होता क्या है?
जो काम करता है जी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है जी, जी जनाब, से डूअर ऑफ एन एक्शन जी, डूअर एन एक्शन जी, राइट जी, डूअर एन एक्शन। अब सुने जी, अब मैं लिखता हूं अली इज अ गुड बॉय। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है जी? अली। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है जी? अली यहाँ पे। हाउ वी कैन से दैट कि ये सब्जेक्ट है? ये तो सब्जेक्ट नहीं होगा आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसे एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर इसको क्यों सब्जेक्ट कह रहे हैं आप? क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड। तो अपने माइंड्स में ये बात क्लियर कर लीजिए कि जब भी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट एक डेफिनेशन नहीं रखता है, सब्जेक्ट सिर्फ डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? टू whom we talk about या to whom we give information in the sentence। वो वर्ड सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड भी क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो आ गुड बॉय किसको रिफर कर रहा है? अली को। सॉरी, वर्ब किधर? ये क्या है जी? इस क्या है? देखिए वर्ब की टाइप जो भी है, ये वर्ब है या नहीं ये बताइए मुझे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि पूरा सेंटेंस किसको रिफर कर रहा है? अली को। और पूरा सेंटेंस बात कर रहा है अली की, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट। अगरचे डूअर नहीं है, लेकिन पूरा सेंटेंस इसको रिफर कर रहा है, या उन्होंने जो बात की है, इसको समझने के दो ही तरीके होते हैं जी। या ये कि इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट है। हर वो फिक्रा जो एंड होगा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, उसका पहला वर्ड जो है वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट रिफर ही किसको करता है? सब्जेक्ट को करता है। इज इट क्लियर जी? यानी कि सर इज है, ये है वर्ब लेकिन लेके पड़ता जी। अभी उसके ऊपर बात करते हैं जी, राइट, इसके ऊपर बात करते हैं। है वर्ब ये, अंडरस्टैंड जी? अब इज, एम, आर, ये 3 और वॉज वर्ब। अभी मैं सिर्फ इन 5 तक रहता हूं। ये 5 के 5 क्या हैं? These are verbs। ये पांचों वर्ब्स हैं, ठीक है जी। और ये पांचों वर्ब्स डुअल नेचर होते हैं। ये एलवीज भी हैं और एचवीज भी हैं। एलवीज का मतलब क्या होता है जी? लिंकिंग वर्ब्स। और एचवीज का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये लिंकिंग वर्ब्स और ये हेल्पिंग वर्ब्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लिंकिंग वर्ब्स कहां पर हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कहां पर हैं? जब भी इज, आर, एम के बाद कोई भी एम वी नहीं होगा, एम वी स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब, ठीक है जी। तो फिर ये क्या होंगे? फिर ये लिंकिंग वर्ब्स होंगे। अब मजे की बात ये है कि हम लिंकिंग वर्ब्स को भी तो 2-3 नाम देते हैं ना। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है? A verb which links the subject with the other parts of the sentence। लिंकिंग वर्ब वो है जो सब्जेक्ट को दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या करता है? लिंक करता है, वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है। या a verb which provides help to the main verb is called linking verb। ये दो डेफिनेशन होती है जी लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब से पहले आकर उसको सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है जी। और अब
अगर हम लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम लें तो इसको समटाइम्स मुख्तलिफ बुक्स में वर्ब्स टू बी भी कहा जाता है। ठीक है जी, इन्हीं वर्ब्स को वर्ब्स टू बी भी कहते हैं। इन्हें वर्ब्स टू बी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि ये बेसिकली ड्राइव भी किससे हुए हुए हैं? बी से। बी फर्स्ट फॉर्म है और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? was, थर्ड फॉर्म बी और फोर्थ फॉर्म बी। बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेकंड फॉर्म ये है। इसी तरह इज फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? was, थर्ड फॉर्म बी और फोर्थ फॉर्म being। इसी तरह am भी यही है, am फर्स्ट फॉर्म है, was सेकंड फॉर्म है, being थर्ड है और being फोर्थ फॉर्म है। इसके बाद जी be is am, ये तीनों क्या है? अब देखिए जो फॉर्म्स be की हैं वही is की हैं और वही am की हैं। अब इसकी जगह पे r लगाते हैं। r फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म वर है और थर्ड फॉर्म being और फोर्थ फॉर्म being। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? verbs to be। these are derived from be। be is the head of the family। जितने भी लिंकिंग वर्ब है उनका जो हेड है वो कौन है? वो be है। और be की जगह पर हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं क्योंकि be एक्शन को डिस्क्राइब कर देता है और इस am और are, was और were जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई जहां be नहीं लगना वहां पे हम क्या लगाते हैं? is am are लगाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिंकिंग वर्ब और वर्ब टू बी। इन्हीं को हम वर्ब टू बी भी कह देते हैं। और वर्ब टू बी के बाद इसका एक और नाम भी है, इसको ये भी बोलते हैं जनाब कॉप्युलर वर्ब्स भी कहते हैं। को से निकला हुआ है ना, को करना क्या होता है? कंबाइन कर देना। कॉप्युलर होता है मिलकर, हेल्प कर देना। कॉप्युलर वर्ब्स जो मिलाकर यानी मेन वर्ब को मिलाकर कोई सेंस बना देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, उनको हम कॉप्युलर वर्ब भी कह देते हैं। को करते हैं ये। तो ये तीन नाम एक ही वर्ब के हैं, इज, एम, आर। राइट हो गया जी। अब अगर इनके बाद इज, एम और आर के बाद आपको फोर्थ फॉर्म नजर आ जाए, फोर्थ फॉर्म क्या होती है जी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाएं तो उसको हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, या वीक भी आ जाए तो फिर ये इज, एम, आर क्या होंगे? ये फिर हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इज इट क्लियर? ये इनका कॉन्सेप्ट होता है जी। ये हमने बात कर ली। अब मैं जल्दी से वापस आता हूं जी इस स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट भी हमने लगा लिया, वर्ब भी लगा लिया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट राइट फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट, a group of words which comes on the place of object and complete the sense of the sentence is called complement. Is it clear ji? Yeah, Gigi please. Complement is a word which is derived from the word complete, complete से निकला है। ठीक है जी। और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है थिंग which is used to complete something, that is जैसे आप कहते हैं जी tea is complimentary for dinner, for lunch, यानी नेसेसरी है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है a part of sentence which complete the sense of the sentence is called complement, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें भी तो कंप्लीट सेंस आ रही है जी, सेंस आ रही है तो उसमें भी तो, लेकिन वो देखें वो सब्जेक्ट प्लेस है, सब्जेक्ट इधर भी है, हम बात कर रहे हैं उधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, इधर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या? अभी इसलिए मैंने कहा था कि वन बाय वन सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है जो हमने बात की है? ओके जी। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर यूज होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। असल में बेसिकली ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर है यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला और एडवर्बियल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, साइड से डिफरेंस होता है। जो काम कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट करता है, एडवर्बियल भी वही काम करता है, लेकिन ये एडवर्बियल वर्ड किससे निकला है? एडवर्ब से निकला है। जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड
जो कंप्लीट सेंस ना दे वो क्या होता है, फ्रेज। जब भी वर्ब के बाद फ्रेज आ जाए और खास करके वो एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडवर्ब फ्रेज हो तो उसको हम एडवर्बियल कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मैं कहता हूं जी, एग्जांपल मिलती है जी आपको, आई, वो फिर वर्ब आ जाएगा जी, हम कहते हैं जी देयर इज अ हैवी बॉक्स, देयर इज अ हैवी बॉक्स, ये सेंटेंस मैंने लिखा, देयर इज अ हैवी बॉक्स। ये क्या काम कर रहा है जी यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, और इंट्रोडक्टरी वर्ड जब शुरू में आ जाए तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो देयर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और उसके बाद क्या आ गया जी, वर्ब। अब वर्ब के बाद ये एक फ्रेज पड़ा हुआ है, अ हैवी बॉक्स। हैवी क्या है जी, एडजेक्टिव, और बॉक्स क्या है, नाउन। तो अब इस पूरे फ्रेज को हम क्या कहेंगे, ये एडवर्बियल बन गया। क्यों बना, ये जब तीनों वर्ड मिलके एक फ्रेज बनेंगे और ये फ्रेज किसके साथ अटैच हो रहा है, वर्ब के साथ, और हर वो चीज जो वर्ब को एक्सप्लेन करती है वो एडवर्ब कहलाती है। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एडवर्बियल। है वो एडजेक्टिव पड़ा हुआ है, आर्टिकल पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो दोनों मिलके वर्ब के साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएंगे, एडवर्बियल कहलाएंगे। इज इट क्लियर जी? और अगर सिंपल मैं कहता हूँ देयर इज अ बॉक्स, तो फिर क्या होता है, ये फिर ये कॉम्प्लीमेंट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए तो फिर बताओ जी, मैं फिर बता देता हूँ। देखें, अगर सिंपली ऑब्जेक्ट प्लेस पे एक नाउन आ गया है लिंकिंग वर्ब के बाद, अंडरस्टैंड, और उससे पहले आर्टिकल आया हुआ है, तो वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आके एक पूरा फ्रेज बन जाता है और वो पूरा फ्रेज लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई करता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये होता है जी। अब तीसरे नंबर पे ये बेसिकली जब हम करते हैं तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 होता है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 होता है, स्ट्रक्चर नंबर 3 होता है एसवीओ, जिसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। ये स्ट्रक्चर नंबर 3 होता है, राइट हो गया जी। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर नंबर 4, सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है वो क्या होता है जी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये नंबर 4 है। इज इट क्लियर? सेंटेंस नंबर 4, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 है। इसको हम कहते हैं, इसमें होता है क्या जी, मैं कहता हूं जी माय मदर gave me a gift, my mother gave me a gift। अब ये जो my mother है ये क्या है जी, क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रही है, राइट हो गया जी। अब ये gave जो है ये क्या है, ये वर्ब है, और me क्या है, ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट भी नाउन है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। my mother gave, what she gave, आ गिफ्ट, तो फिर गिफ्ट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर जी? आगे भी हो सकते जी, क्या बोला, अगर हम कहते हैं माय मदर गेव अ गिफ्ट टू मी, फिर आपको थोड़ा सा क्या है, एक दो वर्ड को ऐड या माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। हो सकता है जी, चेंजेबल है। जी जी प्लीज सर, जो ये बी के बाद सपोज ये आई ए नहीं होती, आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते सर, ये हाँ कोई और लफ्ज होता है तो फिर तो सर वो नहीं रहेगा ना सर, ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहेगा, फिर भी ऑब्जेक्ट होगा, फिर भी ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपके मैंने दुरुस्त करने हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने कर दिया। अब जरा तवज्जो से जी समाप्त फरमाइएगा। देखें, आर्टिकल है ना, मुझे ये बताइए आर्टिकल किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कंबाइन होता है, आर्टिकल किसके साथ मिलता है,
सॉरी अच्छा, आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ मिलता है, नाउन रॉन्ग है जी। आर्टिकल का कोई दूर दूर तक ताल्लुक एडजेक्टिव के साथ है ही नहीं। यस, आर्टिकल पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ लिंक करता है तो किसके साथ? नाउन के साथ। अब ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो दरमियान में आ जाते हैं। आर्टिकल के अंदर इतनी प्लेस है, अब जरा ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बड़ी मजे वाली चीज है। होता क्या है, बच्चों को यही समझ नहीं होती है कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल, अच्छा पहले तो ये रोला पड़ा होता था ना कि आर्टिकल एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है ही नहीं। ग्रामर इसको, मॉडर्न ग्रामर ये कहती है कि आर्टिकल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। नंबर 1, आपकी नलीफाई इधर ही हो जाता है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। अगर आप मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को स्टडी करें तो मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल की डेफिनेशन जो मिलती है वो ये है, अ वर्ड which behaves like adjective in a sentence is called article. Understand जी? तो इसलिए ये लहदा से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें। और एक बात फिक्स कर लें अपने माइंड में, जहां आर्टिकल होगा वो जाके कंबाइन करेगा किससे? आर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता ही नाउन के साथ है, चाहे दरमियान में एडजेक्टिव आ जाए चाहे एडवर्ब आ जाए, ये दरमियान में उसको स्पेस दे देता है। क्यों कि अगर यहाँ पे देखें, ये है ए आर्टिकल, उसके बाद आ गया ये एडजेक्टिव और उसके बाद आ गया ये एन नाउन। देखिए एडजेक्टिव ने भी नाउन को क्वालिफाई करना है और आर्टिकल ने भी नाउन को क्वालिफाई करना है, लेकिन ग्रामर ऑर्डर जब बनाती है तो वो ये कहती है कि पहले नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आर्टिकल प्लेस करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसलिए हमें अक्सर आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव नजर आता है लेकिन उसका कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव के साथ नहीं है। जैसे ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप एक लाइन में लगे हो बिल जमा करवाने के लिए, आप और आपके अब्बा जान आ गए और आप पीछे दरमियान में 4 लोग आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशन टूट गया है, इसका मतलब वो भी दरमियान में घुस गए हैं तो आपने प्लेस दी है। तो ग्रामर एडजेक्टिव और एडवर्ब को प्लेस देती है लेकिन कॉम्बिनेशन उसका नाउन के साथ ही होना है और किसी को वो क्वालिफाई नहीं करता है। गॉट इट जी? एक और जी जैसे ये नाउन के आपने बताया था नाउन के साथ है, अभी नाउन में भी तो टाइप्स होती है ना? जी बिल्कुल। जो 5-7 टाइप से, उसके बाद भी कुछ ऐसे नाउन है जिसके साथ वो नहीं लगता है आर्टिकल। जी बिल्कुल है, 2 ही नाउन है, 5-7 कोई भी नहीं है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कट कर देता हूँ बात। टाइप्स, बेसिक टाइप्स है ही नाउन की 5। अगर आप उससे ज्यादा बनाओगे तो गलती पे चले जाओगे, आप खुद ही गलती करोगे। 2 टाइप्स को पता क्या कहते हैं? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट में 4 हैं, वो कौन कौन सी हैं? कंक्रीट में आ जाती कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और क्या आ जाती? मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये चारों क्या है? कंक्रीट नाउन है। और एक ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग तो समझ लेना, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिक। वो नाउन जिसकी फिजिक ही नहीं है। और भाई जिसकी फिजिक ही नहीं है, जो जगह ही नहीं घेर सकता है, जो हमें नजर ही नहीं आता है, तो उसको तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे आप, तो वो कंक्रीट हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से कुछ ग्रामर के अंदर उसने लिखा हुआ है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात फिर घुमा के वही आनी है। बेसिक 5 है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, दैट्स ऑल। ये 5 ही हैं। आगे इन 5 को हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कर लें या हम इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल कर लें। अगर हम काउंटेबल कहेंगे तो 3 हो जाएंगी ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। हाँ जी, कलेक्टिव नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। ये 3 क्या है? ये काउंटेबल है और 2 अनकाउंटेबल है। और वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ये 2 अनकाउंटेबल है। तो अंग्रेज आज मॉडर्न इंग्लिश में जब भी करेक्शन की बात करता है तो वो कभी भी कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहता, वो क्या कहता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और आपके दिमाग में पैरेलल ये 2 चीजें मूव करनी चाहिए। और वो क्या है? जब मैं कहूंगा अनकाउंटेबल तो आपको पता होना चाहिए 2 की बात हो रही है। किस किस की? मटेरियल की और एब्स्ट्रैक्ट की। और अगर मैं ये कहूंगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी? अनकाउंटेबल की, तो फिर आपको पता होना चाहिए 3 की बात हो रही है, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव की। इज इट क्लियर जी? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब
जरा जल्दी से जी, ये 4 स्ट्रक्चर करने के बाद अब जी प्लीज, किसकी जी? एडवर्ब की जी, ठीक है जी। अली इज वेरी अट्रैक्टिव बॉय। आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल, अली इज अ वेरी अट्रैक्टिव बॉय। ठीक है जी। अब देखें, ये बॉय है, ये अट्रैक्टिव ने एडजेक्टिव में क्वालिफाई कर दिया, ये अट्रैक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी ये एडवर्ब है, और उससे पहले ये आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये प्लेसमेंट होगी। ओके हो गया जी। अब जब हम ये देख लेते हैं तो भाई 4 स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किए और बाकी 3-4 कल शेयर करेंगे। अभी मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, वो क्या है जी? वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जी। ये जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो कितनी टाइप्स का सेंटेंस होता है जी? 4 टाइप का जी। सुन लें, बेसिक इसकी सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं, और वो क्या है जी? उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स, और क्या होती हैं जी? फंक्शन वाइज टाइप्स। अब जब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स को आगे मूव करवाते हैं तो इसके अंदर हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। तो ये चीज उठा के मैं उधर इरेज करके वहां लेके जाऊंगा जी। ठीक है जी, जी जी प्लीज। नोट्स वगैरह मिल जाएंगे ना जी नोट्स वगैरह, ये चीजें लिखी होंगी ना? जी बिल्कुल, सब लिखी होंगी नोट्स। ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ इसके सबके हैंडआउट्स भी होंगे। जी अब ये देखिए जी, हम कह रहे हैं जो सेंटेंस है हमारा, बेसिकली सेंटेंस को हम 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया जी। नंबर 1 क्या है? फंक्शन वाइज टाइप्स, ऐसे ही है जी। और दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज की बात करें तो पहला टाइप क्या है जी? वेरी गुड। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जी। और जो दूसरी टाइप होती है वो क्या होती है? वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और जो थर्ड वन होता है जी, वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और जो फोर्थ टाइप होता है वो क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये बेसिक 4 टाइप होती है स्ट्रक्चर वाइज। फिर हम आ जाते हैं जी फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो फिर क्या होता है जी? नंबर 1 जी, यस, एफर्मेटिव। इसका दूसरा नाम ये भी होता है, इसको डेक्लेरेटिव भी कहते हैं। और एक और भी होता है, हाँ जी, असर्टिव। एक ही टाइप के 3 नाम है। ठीक है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है जी। फिर नंबर 2 क्या आ जाता है जी? इंट्रोगेटिव। और थर्ड वन क्या होता है? नो, फोर्थ वन जी, थर्ड वन imperative, fourth one exclamatory। ठीक है जी। और फिफ्थ वन ऑप्टेटिव। ये 5 इसकी फंक्शन वाइज टाइप्स हैं और 4 इसकी स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स हैं जी। ठीक है जी। अब जी ये, अब हम इनको 1 बाय 1 निकालेंगे और फर्दर इन डिटेल इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये हमने निकाला जी स्ट्रक्चर वाइज, हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स। आपको क्लियर हो रही बात है जी? स्ट्रक्चर वाइज
टाइम्स। नंबर वन क्या है जी? सिंपल सेंटेंस। जनाब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। Is it clear जी? Simple sentence is based on one subject, one verb and object. That is called simple sentence. ठीक है जी? He sorry he अच्छा ठीक है जी। He plays football. ये हमने कर दिया। अब नंबर 2 दूसरा क्या है जी? सॉरी जी, कंपाउंड था जी। अच्छा बताइएगा कंपाउंड क्या होता है जी? कंपाउंड सेंटेंस कौन से सेंटेंस को कहते हैं हम? वेरी गुड। अब इनडायरेक्टली एक चीज नई दरमियान में जंप करके आ गई और वो क्या है? वो वर्ड निकल रहा है क्या? क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? कंपाउंड। अच्छा आमतौर पर कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जो स्टेटमेंट्स मिलती हैं बच्चों की तरफ से, मुझे कहते हैं बना दे तो वो कंपाउंड बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि दो क्लॉजेस को मिलाया जाए और दो क्लॉजेस को मिलाने के कुछ रूल्स हैं। इज इट क्लियर? अपनी मर्जी से हम उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ रूल्स हम करते हैं जी। जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे में एक होता है जी? दो इंडिपेंडेंट to combine two independent clauses. To combine two independent clauses. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करेंगे। जी मैं बताता हूँ जी, इसीलिए मैंने उस साइड पर लिख दिया है क्लॉज। ठीक है जी? क्लॉज है क्या? क्लॉज क्या होता है? किसका अपना? हाँ ठीक है। मैंने इसको एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन में बच्चों को समझाने के लिए छोटी सिंपल सी डेफिनेशन बना दी। मैं ये कहता हूँ क्लॉज इज द नहीं होगा, क्या होगा? इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग sentence which has its own subject and predicates. Simple is that. एक बड़ा फिक्रा जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसका अपना भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्या कह देते हैं? उसे हम क्लॉज कहते हैं। इज इट क्लियर? अभी मैं बनाता हूँ, क्लॉज भी बनाता हूँ, एग्जांपल में लिखता हूँ, आपको समझ आएगी। ठीक है जी? जी बिल्कुल। क्या कौन से वाला? सॉरी हाँ नहीं, ये एक सेंटेंस बन गया, क्लॉज तो है ही है। अगर कंप्लीट सेंस दे देता है और आपने उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया है, फिर वो क्लॉज नहीं है, फिर वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि थॉट फुल स्टॉप बता रहा है, थॉट कंप्लीट है और आपने उसको एज ए सेंटेंस बना के कर दिया होगा। हाँ उसका फुल स्टॉप हटाओ, उसके बाद एक और क्लॉज लाकर लगाओ और दरमियान में जो भी कंजंक्शन यूज कर रहे हो वो पुट करो, तो फिर वो क्लॉज में कन्वर्ट हो। अदरवाइज हम एक सेंटेंस को क्लॉज नहीं कहेंगे। क्लियर और नॉट? कहलाएगा, कहेंगे नहीं, होगा भी, कहेंगे नहीं। इज इट क्लियर जी? ओके जी। अब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जी, मैं कहता हूं जी I wrote an essay. I wrote an essay और मैं यहाँ ये एक साइन छोड़ के यानी स्पेस छोड़ के आगे मूव करता हूँ, कहता हूँ जी I presented it to my teacher. ठीक है जी? अब इसको मैं हटा देता हूं,
अब मैं इस आई को इसके साथ जोड़ देता हूं, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस होगा? क्यों जी? I wrote an essay and I presented it to my teacher. मैंने दरम्यान में कुछ नहीं बोला, बोल दिया लेकिन लिखा नहीं है मैंने, राइट जी? तो क्या ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। यही मैं कह रहा था ना कि इसके रूल्स हैं। अब जरा आपने तवज्जो से सुनने हैं, मैंने आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के, खुद बनाने के 5 रूल्स बताऊंगा, और आज मॉडर्न इंग्लिश में वही 5 रूल्स जो हैं, आ जाइए। नहीं, मैंने आपको इसलिए सेंड भी किया था 5 to 6:30। तो मैंने वो शेयर भी किया था एड, उसमें 5 to 6:30 ही था, बल्कि 15 मिनट हमने वेट भी किया कि दूर से आना। तो जी ये वाला पहला सेशन इकट्ठा चलेगा, फिर इसको सेपरेट करते हैं, लेकिन पहले वालों को जो है वो एडवांटेज मिल जाएगा, वो एक ही चीज में दोनों कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद वो दोनों लहदा स्टार्ट हो, बेसिक सेपरेट होगा और जो एडवांस्ड है वो सेपरेट हो जाएगा। अब जहां से हम मूव कर रहे हैं जरा इसके साथ चलिएगा जी। जी मैंने लिखा जी आई रोट एन एसे, आई प्रेजेंटेड इट टू माय टीचर। अब अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के ऐसे कर देता हूँ, लिख देता हूँ जी आई रोट एन एसे फुल स्टॉप, आई प्रेजेंटेड इट टू माय टीचर। अब क्या बन गया? अब ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस बन गए। अब बहुत सारे राइटर हमसे ये रिक्वायरमेंट रखते हैं, या एग्जामिनर्स हमसे रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आप लहदा सेंटेंसेस ना बनाएं, एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों चीजें ले आए, तो फिर हम कंपाउंड सेंटेंस मेक करते हैं, ठीक है जी? फिर हम कंपाउंड सेंटेंस मेक करते हैं। अब होगा क्या जी? इसका जो पहला रूल है कि आप कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना जरूरी है। ये फुल स्टॉप लग गया, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है ये सेंटेंसेस भी, और अगर सेपरेट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी बन जाएंगे। तो ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब पहला रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करना है तो आप सिंपली बाय पुटिंग सेमीकोलन, आप सेमीकोलन लगा के तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे तो जो सेंटेंस मेक होगा दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल इसे ही हम कहते हैं जी I wrote an essay, और यहां पे हम लिख देते हैं सेमीकोलन। अब जब सेमीकोलन पुट किया, अब देखिए ये वाला I और ये वाला I तो सेम ही है कि नहीं जी? सब्जेक्ट तो सेम है। अब क्या करोगे? I wrote an essay, comma presented it to my teacher। अभी उसके चलेंगे एंड भी आ जाता है, सिंपल एंड कभी भी नहीं आएगा। क्यों जी? आप बताइए, क्या हमें सेमीकोलन के बाद दोबारा सब्जेक्ट लगाना होता है या उसी सब्जेक्ट के साथ मूव कर सकते हैं? रिपीटेशन अगर हम आई लगाएंगे तो ओके। तो फिर जरा मुझे लिखवाइए क्या लिखना चाहिए? आई रोट एन एसे, इसके साथ मुझे एंड ही नहीं कर रहा साहब, मुझे पता है सेमीकोलन के साथ तो सॉरी सेमीकोलन के साथ तो आई, यही बताता था मैंने। स्ट्रेस क्यों किया? अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमीकोलन से जोड़ना है तो सब्जेक्ट 2 ही आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? दोबारा से आई लगाना पड़ेगा, अगर हटाओगे तो एम्बिगुअस हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो सर इधर सेमीकोलन की क्या होगा? सॉरी अगर सेमीकोलन नहीं लगाते, अगर सेम हाँ सेमीकोलन नहीं लगाते तो लिख देते हैं आई। ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं जी? पंक्चुएशन साइन बोलते हैं।
पंक्चुएशन बेसिकली क्या होता है? इंडिकेटर है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ दूसरा क्लॉज आके जुड़ गया है। अगर ये नहीं लगाओगे तो हमें कोई इंडिकेटर, हमें पता ही नहीं है क्या हो गया है, तो ग्रामर फिर उसे सेंटेंस नहीं कहेगी। पता है उसे क्या कहेगी? उसे कहेगी ये है, वो फ्रेगमेंट है, या ग्रामर उसे कहेगी ये फ्यूज्ड सेंटेंस है। ठीक है जी, तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर जी? अक्सर बच्चे ऐसे राइटिंग में यही तो गड़बड़ करते हैं, या उनके सेंटेंसेस 90% फ्यूज्ड होते हैं, या रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क से जोड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, इन चीजों से हमने बचना है। तो उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है जी, तो अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ रहे हैं आपस में, तो पहला रूल हमें कहता है कि आप सेमीकोलन के साथ दो क्लॉजेस जोड़ेंगे तो दोनों क्लॉजेस के सब्जेक्ट को पुट करना जरूरी। अंडरस्टैंड जी? कोई कंफ्यूजन? जी 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 प्लीज प्लीज। सेमीकोलन जो डिटरमिन कैसे होगी, हम वैसे भी जा सकते हैं या आयरन ऐसे आई जैसे होता है, तो ये मैंने वैसे देखा। देखिए 99% के मुंह से ऐड ही निकलता है, ये इसको बोलते हैं कैप्टेशन। ठीक है जी, मैं आपको एक चीज से निकाल के 5 चीजों की तरफ कर रहा हूं मुंतकिल, ऐसे में यही चेक होगा भाई। आपने अगर हर पैराग्राफ के अंदर इसे ही ठोका हुआ एंड रेपिटेशन हो गया, ये क्या करके आए हो? इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? आपके पास कम से कम 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो हो एक कंपाउंड बनाने के लिए। इज इट क्लियर? अब जो ग्रामर है वो हमें 5 ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देती है कि आप ये यूज करके कंपाउंड सेंटेंस मेक कर सकते हैं। पहला रूल क्या है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सिंपल सेमीकोलन से जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो काम अब मैं अगला लिखने लगा हूं वो करता है दूसरे वाला, वही काम ये कर रहा है। जी प्लीज। हर इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी नहीं हो सकते, इस बार वो इंडिपेंडेंट है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, अगर एक्सप्लेनेशन होगी आगे वाले सेंटेंस की, वो लिंक करता होगा तब क्या आएगा? देखिए जी, चाहे उनके थॉट सेम हो या ना हो, सेमीकोलन दोनों को जोड़ देगा, आ सकता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। सेमीकोलन में जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि थॉट एक ही चले। सर तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, जो एंड है वो भी तो अगर सेम कॉलम को मिटाकर वो अभी आने लगे हैं उसी की तरफ, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें जल्दी से जी। दूसरा जो है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जी? सेकंड हम करते हैं जी आई, और वो होता है जो आप बार बार एंड बोल रहे हैं ना, एंड से तो नहीं जोड़ते, वो होता है कॉमा एंड, यानी ये है जी, मैं इसको लिखता होता कॉमा सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? ये फैन बॉयज। ठीक है जी, फैन बॉयज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सिंपल अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कंपाउंड बनाने में। क्या है? उससे पहले कॉमा का आना लाजिम है। ठीक है जी, इसी को अगर हम जोड़ते हैं हम कहते हैं जी आई रोट क्या जी एन ऐसे, क्या होगा? कॉमा एंड आई प्रेजेंटेड इट। क्या जी, यहां अगर कॉमा नहीं लगेगा तो भी सही है। नेवर, नेवर, दैट विल बी कॉल्ड एज जी फ्यूज्ड सेंटेंस। फिर वो फ्यूज सेंटेंस कहलाएगा। इसका मतलब है आपने रॉन्ग पंक्चुएशन के साथ उसे जोड़ने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अब दो रूल सामने आ गए जी। सामने साहब कौन कौन से हैं दो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के? सेमीकोलन में और दूसरा फैन बॉयज के साथ। फैन बॉयज से पहले कॉमा लगे। समझ आ रही है? क्यों जी? अब थर्ड रूल क्या है जी? ये है जो आपके मुंह से निकल रहा है, यहां पर स्पेसिफिक हो जाती है ग्रामर। वो ये कहती है इफ टू वेरी शॉर्ट क्लॉजेस and both are independent, then you are allowed to put simple and। जैसे मैं कहता हूं जी I wrote
एंड ही चेक्ड। अब एंड लगाएंगे, यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि दो वर्ड्स पर मुश्तमिल एक क्लॉज है। आई रोड एक क्लॉज है, ही चेक्ड दूसरा क्लॉज है, बट दे आर वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ। ग्रामर ये कहती है अगर ब्रीफ क्लॉजेस हो और दोनों इंडिपेंडेंट हो तो आप एंड से जोड़ सकते हैं, अदरवाइज सिंपल एंड से नहीं जोड़ सकते कंपाउंड सेंटेंस बनाने। जी बात समझ में आई जी? अब कितने मेथड आ गए कंपाउंड बनाने के लिए? 3 मेथड्स आ गए। फोर्थ मेथड क्या होता है जी हमारा? ये है जी जो अभी आप बोल रहे थे एक्सप्लेनेशन किसी ने कहा था, आप में से कोई एक्सप्लेनेशन ये कह आप कह रहे थे किसान। तीसरा फोर्थ जो है जी वो है अगर एक क्लॉज, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आपने पुट किया है उसके बाद जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले को क्या कर रहा हो? एक्सप्लेन कर रहा हो। तो फिर यू आर अलाउड टू पुट जस्ट कॉलन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कॉलन से भी कंबाइन होते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब क्या होगा? पहला क्लॉज दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? जी मसलन जी बताइए कैसे कैसे एक क्लॉज दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होगा? चलो ठीक है जी वेरी गुड। ही इज अ टीचर, और क्या होगा? यहाँ पे क्या पुट करोगे? ही इज अडेप्ट इन इट। जी ही इज अ टीचर, क्या है? कॉलन इज अडेप्ट इन इट या ही इज अडेप्ट इन इट। वो टीचर है और उसमें वो माहिर भी है। इज इट क्लियर और नॉट? एक और एग्जांपल दे दें, आ जाती है, वो भी आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ जी इसी को हम कहते हैं आई रोट एन ऐसे। अब इसको हमने दूसरा जो क्लॉज इसके साथ लगाना है वो क्या लगाना है? कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसे बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी। It was really difficult for me to judge myself. Is it clear or not? It was very difficult for me to judge myself. ये वाला क्लॉज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? पहले वाले क्लॉज को। तो फिर ना आपने सेमीकोलन लगाना है, ना आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, फिर आपने सिंपल क्या पुट करना है? कॉलन पुट करना है। इसमें सेमीकोलन हमने लगाया जी, मेरी बात नहीं, वो एक्सप्लेनेशन के अलावा भी मैंने तब की स्टेटमेंट दी थी। ठीक है जी, वो एक्सप्लेनेशन के अलावा भी दो क्लॉजेस को जोड़ता है। प्लीज अगर 3 लॉन्ग सेंटेंसेस हैं तो उनकी जो बेसिकली सेंस है वो साथ एक दूसरे के अटैच कर रही है, तो हमने उनको बेसिकली यानी कि लॉन्गर पैराग्राफ में उसको हमने ऐड कर दिया। वो किस तरह करेंगे? जैसे सेंटेंस है ये जी जी आप लिखते हैं जी बोलिए। अथॉरिटीज मस्ट मैनेज वाटर रिसोर्सेज। The authorities must manage वाटर रिसोर्सेज the water resources. जी जी जी। आगे नेक्स्ट सेंटेंस होगा स्टार्ट। नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद है जी फुल स्टॉप डाला हुआ है जी फुल स्टॉप। अच्छा जी फुल स्टॉप जी इसको हमने उसमें चेंज कर रहे हैं। जी आगे बोलिए। क्लाइमेट चेंज वर्किंग बाउंड्रीज। क्लाइमेट चेंज वर्किंग बाउंड्रीज should work in sufficient mode. वर्किंग बाउंड्रीज जी should work in sufficient mode. work in sufficient mode. The next the Full stop. जी the period of this catastrophic The period of this catastrophic this
कैटेस्ट्रॉफी subject to authority, कैटेस्ट्रॉफी सब्जेक्ट to authorities, टू अथॉरिटीज जी जी will not work, आई will not work, ये तो will not आई लिखा है ना किसकी authority? the period of this catastrophe subject to authorities will not work, अच्छा will not है मैं आई समझ रहा हूँ will not work will not work until until it is implemented, implemented जी अब सबसे पहले जनाब ये देखना है इसमें until आ गया हुआ है until हमें बता रहा है ये सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन है ये कंपाउंड होगा ही नहीं ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया दो इंडिपेंडेंट भी जुड़ रहे हैं फुल स्टॉप के साथ ठीक है जी और फिर जाके जो है वो डिपेंडेंट भी आ गया है तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया ये ऑलरेडी सही जुड़े हुए हैं तो इसको हम सेमीकोलन से कर सकते हैं जो ऊपर वाले दो सेंटेंस। अच्छा जी ये जो ऊपर वाले हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका बनता है इनको नीचे वालों को तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सही ऑर्डर में पड़े हुए हैं अगर उसके हम डिस्टर्ब करेंगे हाँ एक चीज हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये जो किधर है जी अनटिल है इसको हम हटा सकते हैं ठीक है जी इसको फिक्रे के स्टार्ट में ये वाला क्लॉज पहले और दूसरे वाला बाद में ला सकते हैं ये हम कर सकते हैं चेंज अब यहाँ पे जो है जी दी अथॉरिटीज मस्ट चेंज वाटर रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज वर्किंग यहाँ पे आप सेमीकोलन पुट कर सकते हैं ठीक है जी क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक नया सब्जेक्ट जो है वो हमें यहाँ तक ये पूरा फ्रेज एज ए सब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ जाके हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है इसका मतलब ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ठीक है सेमीकोलन के बाद आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है जी सेमीकोलन दे सकते हैं आप ठीक है जी और कोई जी अब इसमें जो चार हमारे हुए हैं ना जी फॉर और फिफ्थ यही होता है कि सिंपल इज दैट जब कोई समझ ना आए तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फुल स्टॉप के साथ सेपरेट कर दे तो वो भी दो क्लॉजेस ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही कंसीडर होंगे तो ये 5 रूल्स हैं किस चीज के लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाना जी सेपरेट हो गए तो कंपाउंड सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ अगर सेपरेट भी हो जाते हैं तो भी वो कंपाउंड सेंटेंस ही कंसीडर होंगे सर वो भी सिंपल है वो भी सिंपल है क्या मतलब दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे वो भी सिंपल फुल स्टॉप के साथ अगर आप दोनों को साथ साथ रखते हैं तो दो क्लॉजेस तो वो कंसीडर होंगे ना हर सेंटेंस को साथ ही रखना है। अभी यही तो उन्होंने पूछा था सुन ले दोबारा मैंने शुरू में स्टार्ट में यही बोला था एक सेंटेंस है और फुल स्टॉप के बाद फिर दूसरा सेंटेंस आ रहा है वो एट अ टाइम अब क्लॉज भी है और सेंटेंसेस भी हैं यार ये देख लेना आई रोट एन ऐसे फुल स्टॉप आई प्रेजेंटेड इट टू माय टीचर अब ये दो डिफरेंट क्लॉजेस भी हैं और दो डिफरेंट सेंटेंसेस भी हैं एट अ टाइम अंडरस्टैंड हम इनको दोनों कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं फुल स्टॉप के साथ जोड़ के ये कंपाउंड सेंटेंस भी बन रहा है और अगर हम इन्हें दो अलग-अलग सेंटेंसेस कंसीडर करना चाहें तो भी हमें इजाजत है तो अलग कैसे कंसीडर होंगे कि जब नीचे वाले को अलग पढ़ेंगे आई प्रेजेंटेड इट आ जाएगा हाँ जी इट से क्या होगा कोई मसला नहीं आपने नाउन की जगह पर वो ऐसे कोई क्वालिफाई कर रहा है ना टुवर्ड द रिपीटेशन ऑफ नाउन सॉरी ये चले अगर हम इसको वैसे ही हटा देते हैं पहले वाले को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं और मैं कहता हूँ आई प्रेजेंटेड इट टू माय टीचर क्या इससे सेंटेंस खराब हो गया है सेंस दे रहा है आई प्रेजेंटेड इट टू माय टीचर मैंने ये अपने टीचर को दिया अब यहाँ पर इट जो है वो हमें नहीं पता है कि क्या चीज उसने फुट गई लेकिन सेंस तो दे रहा है ना जी 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 आ जाइए आगे आ जाइए
तो ये है जी। अच्छा, इस बात की समझ आई है कि नहीं अभी? ओके हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी। कितनी टाइप्स थी जी? कंपाउंड हो गया। अब हमें किसकी तरफ मूव करना है? कॉम्प्लेक्स की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस कितने वेज में हम बना सकते हैं? और पांचवा मेथड क्या था? जस्ट बाय सिंपल पुटिंग फुल स्टॉप। ठीक है जी, दो क्लॉजेस, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनके दरमियान में आप सिंपल फुल स्टॉप लगाकर तो एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट वन। टाइप कौन सी हमारी जी रह गई? कॉम्प्लेक्स टाइप। जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे मेक करते हैं? सबसे पहले जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, दो क्लॉजेज रिक्वायर्ड है। जो एक क्लॉज है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और इसके साथ जो दूसरे वाला अटैच होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा जी। ओके हो गया जी। ये दो क्लॉजेस अगर हमारे पास हैं तो इनको मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसको भी मेक करने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं जी। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे पास टू फॉर्मूलाज हैं। उसमें ये है कि पहला फॉर्मूला यही है जो आपके सामने लगा हुआ है कि पहले आप क्या लगाएं? इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसके साथ डिपेंडेंट। और जब आप डिपेंडेंट बाद में लेके आएंगे तो फिर दोनों के दरमियान में क्या आएगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एसओसी। ठीक है जी, ये एसओसी का मतलब क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आप लोगों को ये पता करना हो कि कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कितनी है, तो कोई फॉर्मूला है? शॉर्ट फॉर्मूला अदर देन फैन वॉइस? अदर देन फैन वॉइस तो फिर एक और भी तो होती है। क्योंकि कितनी टाइप्स की कंजंक्शन होती है? एक कोरिलेटिव भी तो होती है ना। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 3 पॉइंट बोलूंगा आपको समझ आ जाएगी। फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है? हमेशा पेयर फॉर्म में होती है, वो सिंगल फॉर्म में आती नहीं है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वो सारी क्या है? वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो बात समझ में आई? अब जो कोरिलेटिव भी नहीं है और जो फैन वॉइस भी नहीं है, उसके अलावा जितनी भी है वो सारी क्या है? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें आप इसको इस तरह से आप सेपरेट कर लेते हैं ना, छोटे छोटे फॉर्मूलाज बना लेते हैं। ठीक है जी, फैन वॉइस 7 है, वो कोऑर्डिनेटिंग है और वो कंपाउंड ही बनाती है। ठीक है जी, और फिर कौन आ जाती है? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव हमेशा पेयर फॉर्म में होंगी, सिंगल फॉर्म में वो होंगी नहीं। और उसके अलावा जो सिंगल कंजंक्शन होगी वो सारी क्या होगी? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। अब जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब दूसरा इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप अगर डिपेंडेंट को पहले ले आते हैं, किसको जी? डिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आते हैं, और फिर आप यहां पे क्या लगाएंगे? कॉमा, और फिर क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। जी, उसामा साहब को एक सेंटेंस बोलिएगा जो कॉम्प्लेक्स बन जाए। कंडीशनल में कर दो। ये कंडीशनल की हम बात नहीं कर रहे, कोई भी कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है जी। और इफ यू वर्क हार्ड विल पास। इफ नहीं लगाना, हमने इफ क्लॉज नहीं लेना। इफ जो है वो डेफिनेटली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन हम इफ वाला नहीं लेते। चले हम कॉज एंड इफेक्ट वाला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं, पहला हमने क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट पहले लिखा था ना। मैं कहता हूं जी, आई वॉज लेट यस्टरडे।
फुल स्टॉप। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं कहता हूँ जी, अब मैं लिख देता हूं बिकॉज इट जी बिकॉज इट रेन्ड हैवीली, नहीं समझ आई होगी, बिकॉज इट रेन्ड हैवीली। टाइम टाइम हो गया पीछे। अच्छा जी, अब सुनिएगा जी, ये बिकॉज क्या है बेसिकली, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऐसे ही है ना, बिकॉज कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I was late yesterday because it rained heavily। अब इन दोनों को हमने मिलाना है और पहले क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ आ जाएगा जी, बिकॉज इट रेन्ड हैवीली। ये सेंटेंस बना तो क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट में लेके आ सकते हैं जी, बिकॉज इट रेन्ड हैवीली, कॉमा I was late yesterday। ये दो मेथड होते हैं जी, क्या बनाने के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेक करने के। ये जी, अब नेक्स्ट वन जी जो हमारा वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जी, जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जी प्लीज क्वेश्चन। however क्या होगा, subordinate conjunction however। जी माशाल्लाह जी, देखें दो क्वेश्चन आ गए, आप इतने सारे बैठे हुए हैं, ये सामा however क्या होता है, however sir, marks जो introductory marks होते हैं, whereas however therefore हम उसे वो कंजंक्शन की फॉर्म में लेके आ रहे हैं सर, वो कनेक्टर तो हैं भाई, जो जब भी WH फैमिली का वर्ड डालेगा ना, वो कंजंक्शन नहीं है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई, तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हर वो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ एवर आ जाए, व्हिच एवर, व्हाट एवर, हाउ एवर, व्हेन एवर, ये सारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इज इट क्लियर? ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कंजंक्शंस नहीं होते, क्योंकि ये कनेक्टर्स बन जाते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं, इसलिए कनेक्टर्स कहलाते हैं, कंजंक्शन कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, ये प्रोनाउंस है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंजंक्शंस। एंड डोंट से इट अगेन एज कंजंक्शंस। यस, यू कैन से these are connectors but not conjunction। चलिए बना देते हैं, किसके साथ है, however के साथ जी। I listened her carefully जी, however comma, ठीक है जी, however it was baseless speech। however से पहले भी कॉमा क्या आएगा, अभी सुन तो नेक्स्ट कहते जी, पहले भी अगर हम पहले कोमा लगा देंगे, ले जी आपके कहने पे लगा देंगे, एक डायरेक्ट पड़ा जी ओके ओके, हमने कोमा लगा दिया। अब आपको इसके साथ ये भी पता है कि ये दो कॉमास के दरमियान में कोई वर्ड आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए या कोई सेंटेंस आ जाए, वो क्या होता है, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये तो निकल गया, however इसकी कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये एडिशनल पड़ा हुआ है। लेकिन अब जी आई लिसनड हर केयरफुली, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर फुल स्टॉप लगा के देख ले थोड़ी देर के लिए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और आगे क्या आ गया, हाउएवर, ठीक है जी। अब इसको मैंने क्या बोला है, हाउएवर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन या कनेक्टर। अब ओके राइट, अब जो है आप ऑक्सफोर्ड ग्रामर पढ़ लें, ये
मॉडर्न कोई भी ग्रामर उठा लें, उसमें पता है क्या लिखा होगा, ये क्या है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं यहां से और फुल स्टॉप आ गया। इट वॉज बेसलेस स्पीच, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट बन गए। तो अब ये कौन सा सेंटेंस बना, कंपाउंड। अब ये छठा तरीका था जो मैंने वहां नहीं आपके साथ डिस्कस किया, वो क्या है जी, ये सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा। ये है सिक्स्थ वे ऑफ मेकिंग कंपाउंड सेंटेंस। सिर्फ कॉमा नहीं आएगा, क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन पुट होगा। ठीक है, ये सेमीकोलन मैं बता देता हूं जी, ये सेमीकोलन जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, और हाउएवर ये इस क्लॉज का क्या बन गया है, एडवर्ब है। और जब ये एडवर्ब स्टार्ट में आता है उसको उसके बाद में कॉमा पुट किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये इसकी कॉम्पोजिशन बनती है। अगर दो कॉमा के दरमियान हाउएवर आएगा तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। फिर अगर वो एडिशनल है उसको वो निकल जाएगा दरमियान में से, तो वो तो कंपाउंड बनेगा नहीं, वो तो फ्यूज्ड सेंटेंस होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी? सर हम ऐसे कह सकते हैं जो आपने पढ़ाया था वो कंपाउंड सेंटेंस। जी जी, आपने ये कहा ना छठा रूल है, तो हम ये कह सकते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो भी आएगा वो सूट में आ जाएगा। जी, सारे कनेक्टर्स बिल्कुल आएंगे, लेकिन उनके बाद कॉमा आता है। ठीक है जी, ये है जी हमारा क्या जी, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हमें किसकी तरफ मूव करना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ जी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, टाइम क्या होगा जी, चलें जी, ये लास्ट करते हैं। कल वाला लेक्चर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने करना है फ्रेज, फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रेजेस इनटू क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। और फंक्शन वाइज जी जी करेंगे जी, वो भी करेंगे, वो भी कल वाले लेक्चर में चला जाएगा ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है। सर ये दूसरे फंक्शनल रहते हैं वो नहीं करेंगे? भाई वही बता रहा हूँ, आज टाइम नहीं है, वो कल वाले लेक्चर में स्टार्ट उसी से लेंगे आप, स्टार्ट उसी से लेंगे। ठीक है जी, अब जरा सुनिएगा जी, असल में कल मैं इतने आपसे क्वेश्चंस नहीं लूंगा, सारे क्वेश्चन एट द एंड ऑफ लेक्चर होंगे, आपने नोट कर लेने हैं, नहीं तो हमारा पूरा सिलेबस जो है वो लिंगर ऑन करता जाए। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन होंगे जो बड़े ही टफ किस्म के होंगे वो फौरन पूछ लीजिएगा, बाकी जो होंगे वो नोट करके एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि इसको किस तरह से करना है। ठीक हो गया जी? होगी जी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बस 2 मिनट हमें दे दें, ठीक है, वो एंड कर दीजिए जी। ठीक है, थैंक यू। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट आई का मतलब है इंडिपेंडेंट, सी का मतलब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस आईसी, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इसकी जो प्लेस है ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है, इसकी प्लेस कोई भी हो सकती है, लेकिन जो नेसेसरी है वो क्या है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी। इज इट क्लियर जी? जी शराज बोलिए कोई सेंटेंस। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स बन जाए, यानी कॉम्प्लेक्स के साथ कंपाउंड भी बनता है जी। उसामा सर वैसे आइडेंटिफाई नहीं किया मैं, आइडेंटिफाई हो रहा है कोई बात। I read a story. एक मिनट जी, आई रीड अ स्टोरी, It was an interesting story. इट वॉज इंफॉर्मेटिव। आगे जी, But अगर आप बट करेंगे वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हमने यहाँ पे क्या लगाना है, अब तो आ जाएगा। जी बताइए जी। दूसरी तो बाहर ना निकलना जी, बताएं जी आगे। यस, ये ठीक है जी, वेरी गुड। ऑल्दो
it was incomplete. Informative थी ना, incomplete थी, फिर भी वो क्या थी, informative थी, although it was incomplete. अब ये देखिए जी, I read the story, फिर इसको read करना पड़ेगा, read नहीं करना पड़ेगा, पास्ट में लेके जाना पड़ेगा ना. I read the story, it was informative. क्या जी, although it was incomplete. ये क्या बन गया जी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि ये although जो है ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये दोनों सेमीकोलन से जुड़ गए, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज. दिस इज जी जी प्लीज. हाँ हाँ कीजिए. इट वाज इंफॉर्मेटिव, लेकिन ये तो क्या कहते हैं, टेंथ में देगा अगर सेपरेट करेंगे इस तरह. इससे सेपरेट करेंगे, अगर कह रहे क्लॉज को सेपरेट करेंगे. आई रेड द स्टोरी, ये तो ठीक है, टेंथ दे रहा है, लेकिन इट वाज इंफॉर्मेटिव, ये क्या है, इट किसको रिफर कर रहा है, स्टोरी. तो फिर लेकिन जो तीसरे वाली क्लॉज है, इस तरह तो वो भी एक स्टोरी को रेफर कर रही है, वो भी इंडिपेंडेंट ही हो सकती है, अगर सेकंड वाली इंडिपेंडेंट हो सकती नहीं, ऑल्दो लग गया ना, है. तो ऑल्दो ने उसे क्या कर दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है जी, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया. ऑल्दो की जगह हटा के जी बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आप उसकी सेंस को बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कंजंक्शन बदल सकते हैं, सिंपली वो कंपाउंड हो जाएगा सारा सेंटेंस. जी बिल्कुल. यही तो सबसे ज्यादा रैंडम मार्टिन ने इसी के ऊपर तो काम किया हुआ है. हम उसको किसी और सेंस में पढ़ते रहते हैं, उसने कन्वर्जन के ऊपर सबसे अच्छा काम किया हुआ है. कन्वर्जन क्या है कि एक सेंटेंस को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देना, दिस इज कन्वर्जन. और उसका बेस्ट वर्क यही है तो उसने क्लॉजेस को सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में कन्वर्ट किया हुआ, कैसे कन्वर्ट करना, ये उसने अच्छी वर्किंग की हुई है. बाकी ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये अच्छा काम है उसका. देखिए ये था जी आज का हमारा, एक तो थोड़ा लेट हो गए थे पेट में, कल एट शार्प 5 o'clock लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है. और कल जो हम करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट ये वाली टाइप से स्टार्ट करके, तो फिर हम फ्रेजेस की तरफ मूव करेंगे. अगर एक छोटी सी बात कर ले, आपसे पूछे कि फ्रेजेस कितनी टाइप के हैं, जो आपने पढ़े हैं इतनी यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं, तो फ्रेजेस पढ़े ही होंगे ना. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज जनरली, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, जनरली कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेजेस? 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप के जी, 4. 10 को मैंने कल करवा देनी है टाइप्स, जनरली, स्पेसिफिकली नहीं है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, prepositional clause, adverbial clause, जी conjunctional, ये नया बना गया आपने. adverbial clause, adverbial clause के बाद नेक्स्ट क्लॉज जो है, जो आजकल बड़े इन है, gerund clause, infinitive clause, ठीक है जी. और एक और क्लॉज है, that is called adjectival clause, ठीक है जी. और एडजेक्टिव जो इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल से पार्टिसिपियल फ्रेज भी होता है. कितने हो गए हैं? असल में बताने का पर्पज ये है, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, हमने इसके ऊपर इन डिटेल कल बात कर, ठीक है जी. ओके, थैंक यू सर. जी 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 बिल्कुल जी. आज हमने पढ़ा है कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, और हमने 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किए, ठीक है जी. और उसके बाद हमने, ये आप सबको आउटलाइन कल मिल जाएगी टाइप फॉर्म में, जितना आज चीजें हमने लिखी है ना अभी, ये टाइप हो जाएगा, तो ये आपको कल हैंड आउट की शक्ल में मिल जाएंगे, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग कर लीजिएगा. वैसे मैं बता देता हूँ जी, टाइप्स की हमने जी, फिर टाइप्स पे आगे सेंटेंस की टाइप्स पे, तो हमने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया था. फंक्शन वाइज टाइप्स होती है सेंटेंस की, और स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स होती हैं. स्ट्रक्चर वाइज जो है वो 5 टाइप्स होती हैं, और फंक्शन वाइज 4 होती हैं, जो भी हमने कर ली हैं. पहला सिंपल सेंटेंस होता है, फिर कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है. ये यहाँ तक हम पहुंचे थे, वो 5 लिखी हुई है उधर,
ठीक है जी। सबसे पहले एफर्मेटिव है, फिर क्या है जी, इंट्रोगेटिव है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। ये 5 उसकी फंक्शन वाइज टाइप्स होती है किसकी, सेंटेंस की। इसके ऊपर कल हमने बात करनी है, यहीं से बात स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे फर्दर ऑन क्लॉजेस के ऊपर, क्लॉजेस की कन्वर्जन होगी, क्लॉजेस की कन्वर्जन इनटू सेंटेंस, और फिर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। आउटलाइन वैसे मैंने लिखवा दी है, कल आपको आउटलाइन का हैंड आउट भी मिल जाएगा कि ये टॉपिक हमने यहाँ इस पूरे सेशन में कवर करने हैं। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर जी ये जो आपने लास्ट वाला सेंटेंस लिखा है, कौन से वाला जी? ये वाला जी जी सर, सपोज इसका अब हम हटा देते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा ना? अगर ये वाला क्लॉज हटा देते हैं तो फिर कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हो सकता है एक कंपाउंड सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस इंडिपेंडेंट जी आ सकते हैं, नेसेसरी है कि 2 हो, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, बस उनको आपने अटैच करना है, कनेक्ट करना है। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट का होना जरूरी है। और कंपाउंड के लिए क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, 2 इंडिपेंडेंट और एक सबऑर्डिनेटिंग का होना जरूरी है। इज इट क्लियर? सिक्स मेथड आपने बताया था, हाउएवर के अलावा कोई और क्या आ सकता है? जी आ सकता है यार, मैंने पहले बोला है, वो है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, यानी जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या आपको बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने कनेक्टर यूज करना होता है। ठीक है जी, हाउएवर भी यूज होता है, दस भी यूज होता है, सिंस भी यूज होता है, सो भी यूज होता है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो फिर सो यूज कर देते हैं। सर वो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो किस कैटेगरी में पास करते हैं? कंडीशनल वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने भी बोला तो है, इफ होती ही कंजंक्शन है, ये एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होती है, और अगर इससे फिक्रा स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इफ वाला, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इज इट क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल जी 5 बजे इंशाल्लाह हमारी कल सेकंड क्लास होगी, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।